हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 13 करेंगे, गति एवं समय। तो इसमें ये जो कार्यपत्रक 1 है, सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्ष में लगे श्यामपट्ट को अपनी बलिष्ठ से मापें। इस माप को सारणी में नोट करें। जो बलिष्ठ होती है वो ये होती है, जैसे ये हाथ है, इसकी ये उंगलियाँ हैं और ये अंगूठा है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जब हम इसको फैलाते हैं तो ये बन जाती है एक बलिष्ठ। श्यामपट्ट की लंबाई इन बलिष्ठों से मापना है और ये जो सारणी दे रखी है नीचे, इसमें लिखना है। अब दोबारा से सभी बच्चे इंच टेप की सहायता से श्यामपट्ट की लंबाई नापेंगे और सारणी में नोट करेंगे। तो देखिए, क्रम संख्या, छात्र का नाम, श्यामपट्ट की लंबाई। ये है सचिन, छाया, स्नेहा, देवांश, देवेंद्र, मेघा। जब सचिन ने बलिष्ठ से नापा तो श्यामपट्ट की लंबाई 6 बलिष्ठ के बराबर आई। छाया ने नापा तो 8 के बराबर, स्नेहा के 7 के बराबर और देवांश ने नापा तो 7 के बराबर और देवेंद्र नापा तो 8 के बराबर और मेघा नापा तो 9 बलिष्ठ के बराबर श्यामपट्ट की लंबाई आई। लेकिन जब इंच टेप से नापा है तो 4 फुट 8 इंच सभी ने इंच टेप से मापा है, तो जो श्यामपट्ट है उसकी माप बराबर आई है। देखिए, इनमें तो अलग अलग आई है और इनमें बराबर आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी की ये बलिष्ठ बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी के हाथ बड़े हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं। लेकिन इंच टेप से मापने पर बराबर लंबाई आई है, क्योंकि इंच टेप तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को छोटी माप दे, किसी को बड़ी माप दे। तो फिर इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जब भी हम कोई लंबाई मापेंगे तो इंच टेप का ही यूज करना चाहिए। बलिष्ठ से अगर मापते हैं तो उसमें माप कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे सचिन ने मापा है तो 6 बलिष्ठ के बराबर, तो इसका मतलब सचिन का हाथ बड़ा था इसलिए उसने मापा तो 6 बलिष्ठ के बराबर श्यामपट्ट की लंबाई आई है। मेघा ने मापा, मेघा की बलिष्ठ जो है वो छोटी थी, इसलिए इसकी लंबाई जो है श्यामपट्ट की लंबाई 9 बलिष्ठ के बराबर आई। तो इसलिए हमें इंच टेप से ही मापनी चाहिए, बलिष्ठ से नहीं मापना चाहिए। इसके बाद है कार्यपत्रक 2। अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को ध्यान से देखो। अब इसके द्वारा तय किए गए रास्ते को बिंदु रेखा द्वारा कागज़ पर बनाइए। ये मक्खी की गति का रेखा चित्र। यहाँ से मक्खी उड़ना शुरू करती है, यहाँ से ऐसे 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 जो मैंने ये बना रखा है ये रास्ता, और यहाँ तक आती। तो ये बना दिया है मक्खी की गति का रेखा चित्र। उसके बाद कार्यपत्रक 3 है। आप अपने आसपास यातायात के साधनों का अवलोकन करो। आप पाओगे कि कुछ यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। जो यातायात के साधन होते हैं, जो गाड़ियां वगैरह जो होती हैं, ये कुछ गाड़ियां तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं और कुछ साधन जो है वो बहुत देर में पहुंचाते हैं। तो तेज़ गति से जाने वाले साधन जो होते हैं, तेज़ गति वाले साधन वो जैसे हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मेट्रो ट्रेन, कार, बस, ट्रक। और मंद गति से चलने वाले, मतलब धीरे धीरे चलने वाले साधन जो होते हैं वो बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल। अब है कार्यपत्रक 4। एक धागे के एक सिरे पर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा बांधो, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर दाईं ओर धकेलो और अब इसे स्वतंत्र रूप से गति करने दो। यहाँ पर एक धागा लिया है, इससे एक टुकड़ा बांध दिया है और इसको इस तरफ खींच लिया है। फिर इसको ऐसे ऐसे अपने आप ही ऐसे गति करने दो। तो इस तरह की जो गति होती है, जिसमें एक बार हम बीच में से एक बार दाएं तरफ जाते हैं, एक बार बाईं तरफ जाते हैं, फिर दाईं तरफ जाते हैं, फिर बाईं तरफ, उस तरह की गति होती है दोलन गति। यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह दोलन गति का उदाहरण है। तो यह किस गति का उदाहरण है? यह दोलन गति का उदाहरण है। प्रश्न 2 है, दैनिक जीवन में इस प्रकार की गति कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो जैसे घड़ी का पेंडुलम, जो घड़ी होती है, जैसे ये घड़ी है और इसमें ये पेंडुलम लगा होता है, ये एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। घड़ी का पेंडुलम, झूला भी एक बार इधर जाता है। हमारे हाथों की गति, हम भी जब चलते हैं तो एक बार हमारे हाथ आगे जाते हैं, एक बार पीछे जाते हैं। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।